हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो 33 क्वेश्चन तक हम लोग कर दिए थे और आज हम लोग उसके आगे 34 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपका ऑनलाइन आया हुआ है बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2023 का केमिस्ट्री का, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें 33 नंबर तक हम लोगों ने अब तक के पीछे वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके भी वीडियो के नीचे आपके प्लेलिस्ट दिया होगा, वहां से भी आप जा करके 1 2 3 4 5 और ये शायद 7 नंबर वीडियो होगा आपका, वो सब देख सकते हैं जा करके। अदरवाइज आप यूट्यूब पे जा करके बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2023 केमिकल नगरी लिख करके सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, आपको वो सारी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, चलिए बाबू, तो हम लोग 34 नंबर स्टार्ट करते हैं अभी। और 34 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3 KrC2O4 3 ब्रैकेट में बंद कर दिया है, मतलब कि K3CrC2O4 का साइज दिया हुआ है में क्रोमियम का, यहाँ पे किसको दे रहा है बाबू, क्रोमियम का समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने को दे रहा है। ठीक है, तो इससे बाबू बिहार बोर्ड में इससे ये टाइप के एक क्वेश्चन पक्का आने ही वाला है। अब वो क्या पूछ सकता है आपको बता दें, समन्वय संख्या पूछ सकता है आपसे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है आपसे, इसका IUPAC नाम पूछ सकता है आपसे, इसका IUPAC नाम पूछ सकता है। ठीक है, और आपका इसमें और पूछ सकता है क्या IUPAC नाम। ठीक है, इसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है आपसे। तो कल हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत एक वीडियो में बताया था वहां पे, तो हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं क्या बाबू, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। ठीक है, मतलब इससे संबंधित इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। अब ये चेंज होगा, आपको सारे रूल पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो बाबू ये रहा आपका क्वेश्चन, जैसे कि क्या दिया हुआ अपन इसको पहले लिख ले, K3CrC2O4 और 3 में ब्रैकेट में दे दिया है। कह रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम, इसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। ये देखिए, ये सेंट्रल एटम होता है, ये पॉजिटिव एंटिटी होता है, इधर जो होता है नेगेटिव एंटिटी, और ये जो होता है इसको अपन लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। अब लिगेंड्स का अलग अलग प्रकार होता है बाबू, ठीक है ना। ऐसे आपसे डेफिनेशन में पूछ सकता है लिगेंड्स क्या होता है, तो लिगेंड्स का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है। क्या बाबू, की कोऑर्डिनेशन नंबर में वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे करके उप सहसंयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े, उसके क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं कि द स्पीसीज which bonded with the central metal atom by the donating of our lone pair electron is called ligands। अब लिगेंड्स के अलग अलग प्रकार है, मतलब ये एक तरह के बाबू डोनेटर होते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ब्लॉक होता है, जो उसमें जो वैकेंट होता है, उसी के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डाल देते हैं ये। ठीक है ना, अब वो इलेक्ट्रॉन जो डालते हैं तो बात ये होती है कि उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन, लिगेंड्स और क्रोमियम के बीच इसका फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप जानते होंगे बाबू किसको बोलते हैं, कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो और वो बॉन्ड सिर्फ किसी एक एटम के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ A है और ये B है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको दे देता है। ठीक है ना, और दे देगा तब एक इसके पास बच गया, फिर इसके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है, शेयरिंग हो जाता है। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही वाला बॉन्ड बाबू इसमें फॉर्मेशन होता है। अब बात ये होती है कि समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये लिगेंड्स और ये इनके बीच में जितने नंबर्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बाबू, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अक्सर आप ध्यान रखते होंगे क्या, कि जितनी ये संख्या होती है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं बाबू। तो हमेशा ये सही नहीं रहता है, कभी कभी होता क्या है, ये लिगेंड्स जो होते हैं 2 3 एक लिगेंड 3 बॉन्ड बनाने में मतलब सक्षम होते हैं, 1 बॉन्ड बनाने में, 2 बॉन्ड बनाने में, 3 बॉन्ड बनाने में। उसी तरह के लिगेंड्स के टाइप्स भी होते हैं, जैसे लिगेंड्स एक यूनिडेंटेट होता है,
डेंटेट होता है, एकल दंतुक जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। अब ये जो होता है ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से अगर बाइडेंटेट होगा तो 2 बॉन्ड का, ट्राइडेंटेट होगा तो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बाबू। तो ये जो होता है C2O4 ये क्या होता है, जरा इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए C डबल बॉन्ड O वो रहता है ऐसे करके, C डबल बॉन्ड O और वो ऐसे करके रहता है। ठीक है। तो कहने का मतलब होता है बाबू कि इसके पास 2 माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है ना, मतलब -2 चार्ज होता है इसका। चलो, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक ये बना सकता है और एक ये बना सकता है। क्लियर है। यहाँ पे अगर क्रोमियम रहता बाबू तो ये ऐसे बन जाता और ये ऐसे बन जाता। तो जरा देख के बताइए, एक जो इसका नाम होता है ऑक्सिलेट नाम होता है। ठीक है। तो सोचिए एक ऑक्सिलेट जो होता है वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 बॉन्ड का। तो इस तरह से यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो 3 अगर चारों तरफ से रहते हैं, जरा अगर सोच के देखें हम ऐसे करके। ठीक है, ये माइनस हो गया, C हो गया, फिर ये माइनस हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये बन गए, ये बन गए। ठीक है, C, अब यहाँ पे थोड़ा अपन बना दे, C डबल बॉन्ड हो, O माइनस, इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, C डबल बॉन्ड हो, O माइनस, C डबल बॉन्ड हो और O माइनस। तो एक ये बन गया। अब जरा 1 2 3 मॉलिक्यूल हो गए बाबू C2O4 के ऑक्सिलेट के। अब जरा बॉन्ड काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर ये रहा आपका 6। तो बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन इतना लेंदी काहे के लिए करिएगा। ठीक है, नहीं, इसको सामान्य से इसका स्क्रूज पे ले लीजिए। ये हो गया पूरा। अगर आप मान लीजिए कि बनाते हैं, कुछ भी आता है, तो आप आराम से उसको समझ सकते हैं, कैसे इजी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, जो चुटकी में आप उसको सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला भी इसी से बना हुआ बाबू, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। होता है कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी। मतलब क्या बाबू कि लिगेंड्स की संख्या, लिगेंडों की संख्या इनटू दंतुकता क्या होता है बाबू भाई, अगर एकल दंतुक है तो 1, द्विदंतुक है तो 2। ऑक्सिलेटों के बारे में क्या बताया गया कि बाइडेंटेट होता है, कितने ऑक्सिलेट है, 3 एलिगेंट्स इनटू बाइदंतुक होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 आंसर आ गया। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आप अगर याद करते हैं तो भूल भी सकते हैं, लेकिन इसके पिछले वाला जो चीज बताया अगर वो याद रखते हैं तो वो भूल भी जाएंगे, तो उसके सारे से फॉर्मूला आपको जरूर याद रहेगा। तो इसका आंसर आपका चला जाता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 सॉरी, डी ऑप्शन बोले तो 6, 3 4 और 8 ये आपका गलत हो जाएगा। 6 नंबर डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। चलो बाबू अभी 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ है, CONH35Br SO4 और CONH35SO4 लास्ट ये बाहर Br कर दिया। ठीक है, आपस में किस प्रकार संबंधित है। CONH35SO4 में ये Br आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। ठीक है, मतलब ये दोनों देखना है और बताना है कि इसमें से क्या सही है। इसका मतलब ऑप्शन देख के पता चल रहा है बाबू कि इनके बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा है, तो आइसोमेरिज्म के रिलेशन से पूछ रहा है। ठीक है, समावयवी के पूछ रहा है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि आइसोमेरिज्म से रिलेटेड देखिए बाबू बहुत सिंपल साइज के मतलब ये देख करके आंसर देने वाला होता है। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और देखिए क्या चीज में चेंजिंग है बाबू। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पोर्शन दोनों में सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ Br बाहर है और यहाँ अंदर है, और यहाँ SO4 बाहर है, यहाँ पे SO4 क्या है, अंदर है। ये होते क्या है बाबू, आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या चेंज किया गया है, तो आयंस के बीच में क्या किया है, एक्सचेंज किया गया है। आयंस बाहर निकाला गया है, आयंस अंदर डाला गया है। आयंस बाहर निकाला गया है मतलब आयंस के बीच में क्या दिख रहा है, चेंजिंग। तो आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा कि आंसर कौन सा आपका जाएगा।
तो आयोनाइजेशन आइसोमर जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ी बहुत आपको चीजें हल्की हल्की बता देते हैं कि क्या होता है। और बाकी एक है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगर इसी जगह पे बाबू H2O रहता, यहाँ पे H2O रहता और SO4 ही रहता या कुछ भी रहता, कहने का मतलब सिर्फ इसमें एक कोई H2O रहता और तब एक्सचेंज होता, तो उसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रेट मतलब H2O, याद रखिएगा। H2O अगर रहता तो हम उसको हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बाद दो अलग अलग मतलब दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन जो लिगेंड्स होते हैं उसके बीच एक्सचेंज होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली वो दर्शाते हैं बाबू जो एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड ये होते हैं बाबू जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, मतलब दो एटम किसी बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मेशन मतलब करा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही कराता है। जैसे एग्जांपल NO2 हो जाता है, CN- हो जाता है, तो वो सब रहेंगे तब जा करके लिंकेज आइसोमेरिज्म। मतलब बेसिकली क्या क्या होना चाहिए इसके लिए, CN- होना चाहिए, NO2 होना चाहिए। अगर ऐसा दिखेगा तभी ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और कोऑर्डिनेशन में दो ये ऐसे बॉक्स जो है ना बाबू, ये दो दिखाई देंगे आपको, ठीक है। दो दिख जाए मतलब आसी पास जैसे ऐसा कुछ पिक्चर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ दे देगा, ठीक है ना, तो ये अलग चीज हो गया, जैसे एक अलग चीज हो गया और फिर अलग देगा, ऐसे करके दो दो मतलब चार बॉक्स आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन में। तब समझ जाइएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है, ऐसे भी आप इस चीज को पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन खत्म हुआ, कौन सा 35 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हम लोग 36 नंबर पे। चलो अब ये चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है क्लोरोफॉर्म इज ए, क्लोरोफॉर्म है एक, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है बाबू CHCl3 होता है, ठीक है। इसको हम बनाएंगे ऐसे, तो CHCl और Cl ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक प्राइमरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, उसके बाद ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। इसको हिंदी में लिखा हुआ है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, बाकी सबका हिंदी वैसे ही लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। कहने का मतलब ये बाबू कि अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये एल्काइल हैलाइड उसको हम कहते हैं। यहाँ ऑप्शन बाबू जो दिया हुआ है प्राइमरी हैलाइड, तो देखिए प्राइमरी हैलाइड कहना बहुत सही नहीं है, ठीक है ना। इसको कहता प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड कुछ दिक्कत है तो बातें हम बता रहे हैं आपको। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, जो कार्बन होते हैं ये सिर्फ मतलब कहने का मतलब एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। तो तब होता 1 डिग्री हैलोजन, यहाँ Cl पे जाता, ठीक है, HCH3, CH2 और Cl। तो इसको हम लोग प्राइमरी हाइलाइट कह सकते थे, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ है, कौन, कोई हैलोजन ग्रुप, तो उसको हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। तो पहला आंसर तो पहले गलत है बाबू, चूंकि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है CH और ये 0 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या नाम है, प्राइमरी नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है टर्शियरी। ऑब्वियसली टर्शियरी, प्राइमरी नहीं होता टर्शियरी कहाँ से आएगा। एक दिया हुआ है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है ना। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब होता है बाबू कि 3 नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, हैलोजन ग्रुप का आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आते हैं। और डेरिवेटिव का मतलब होता है मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा, 3 हैलोजन के द्वारा। तो सही है, जैसे CH4 है, इस CH4 में से क्या किया गया है, इसमें से 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाया गया है, Cl3। तो ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है, कौन सा, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ध्यान रखिएगा बाबू, इस दोनों ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। बट ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, C सही होगा, A कतई सही नहीं होगा। क्लियर है, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा लोग। ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, C रहेगा, ठीक है। तो अगला हम बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कौन 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑर्गेनिक से है क्वेश्चन। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल
bromide on reaction with sodium metal in dry ether gives एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। बाबू ये जो ऑर्गेनिक का रिएक्शन है ये आपका हैलो एल्केन चैप्टर का ये रिएक्शन है और ये है क्या कह रहा है देखिए। सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड अपन लिखेंगे। इथाइल मतलब 2 कार्बन होते हैं, ठीक है ना, और ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है Br। इसके बाद हाइड्रोजन अपन एडजस्ट कर दे तो CH2 और CH3, इसलिए CH3 होगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। पहले से एक बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन रखेंगे, यहाँ पे 2 पहले से है तो 2 हाइड्रोजन रखेंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है इसके साथ कौन रिएक्शन करता है बाबू, सोडियम के साथ कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यही रहा है, यही आपका रिएक्शन कह रहा है कि ये जब रिएक्शन करता है बाबू तो क्या करता है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म ये होता है, जितनी भी जैसे सोडियम है बाबू, ठीक है ना, तो सोडियम की वायलेंसी कितनी होती है, ये कह दे कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी होती है। देखिए ये सब रिएक्शन जितने मेटल होते हैं उसको वैसे ही समझेंगे तो बड़े आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है बाबू, ठीक है ना। कहने का मतलब ऑर्गेनिक के बारे में पैनिक फैला हुआ है, मतलब पूरी तरह से बच्चों के अंदर पैनिक रहता है कि रटना है, कुछ नहीं करना है बाबू, ठीक है ना। कुछ चीजें हाँ ये मानते हैं कि जो नेम रिएक्शन, जैसे इस रिएक्शन का नाम है ऊर्ज, आपको ऊर्ज रिएक्शन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम लिख देते कहीं यहीं पे, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको खैर याद करना पड़ेगा कि इसी को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। बाकी ये इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, अभी इसमें तो ऊर्ज कुछ पूछ नहीं रहा, आपका सिर्फ प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो अगर प्रोडक्ट बनाने का आपको लॉजिक पता है तो खट दे आप बना सकते हैं। अब देखिए आपको बता रहे हैं कैसे ये चीजें बड़े आसानी से आपसे बन जाएंगे, बहुत सिंपल है बाबू। देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये सोडियम है। अब ये सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी को देने लायक रहता है, तो आप जानते हैं 1 होता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, जो किसी को भी दे सकता है। अब यहाँ देखेंगे बाबू, ये सोडियम जो है, सोडियम कैसा आइटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से किसी को देने वाला होता है, किसी को खट दे देता है, ठीक है ना। तब ये जो सोडियम है ये इस वाले के ये टोटल में अगर इसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा देखें हम, तो यहाँ जो बॉन्डिंग हुआ बाबू ये पोलर बॉन्ड है। आप पोलर बॉन्ड जनरेट करते हैं, आप मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैरी करता है, मतलब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव रहता है। मतलब जितने भी रिएक्शन होंगे ऑलमोस्ट रिएक्शन ज्यादा मतलब जो होने के चांसेस कहाँ होते हैं, इसी के अराउंड होता है, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट रिएक्शन इसके अराउंड होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इधर नहीं होता है, इधर भी होता है, बट ज्यादा ज्यादा इधर रहता है क्योंकि चार्ज कहाँ नहीं है। अब जो चार्ज होगा उधर ही रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है। चलिए तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ जो है ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन से क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है, मतलब चोर टाइप का है ब्रोमीन। कल भी बताए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो जो हैलोजन ग्रुप होता है उसमें सबसे बड़ा चोर कौन होता है, फ्लोरीन होता है, जो किसी से भी जहां भी रहेगा वो बस इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन जो चोर है उसी के खानदान का तो हइयोन है ब्रोमीन, हैलोजनी ग्रुप का है। तो वो अगर बहुत बड़ा चोर है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो जेनेटिक इश्यू है भाई, थोड़ा बहुत तो होबे करेगा। तो इसके अंदर भी ये है, तो कार्बन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब बात समझिए, कार्बन थोड़ा मजबूत है, बहुत कमजोर तो नहीं है, मजबूत है। इसको तोड़ने के लिए, कार्बन को तोड़ने के लिए, मैंने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको दूसरे किसी की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट दे नहीं रहा है। लेकिन एक ऑप्शन है बाबू, मान लीजिए कि ब्रोमीन चोर है, कार्बन से उसको क्लियरली इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा है। अगर उसी समय कोई दूसरा आ जाता है, कहता है आ जाओ मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हम तुमको दे दे, आओ बेटा तुमको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। वो जैसे बोलेगा देते हैं ना, कूद के आ जाएगा। क्योंकि आप ही अगर मान लीजिए कि कहीं साझेदारी में आप हैं, ठीक है, कोई बिजनेस किए हुए, ये क्या है, शेयरिंग में है, ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये शेयरिंग किया हुआ है। यहाँ पे ये स्टेबल क्यों है, शेयरिंग किया हुआ है। अगर आप ही कोई बिजनेस किए हुए 100 रुपया का लगा करके जा करके आप दुकान खोल लिए हैं, चलो 100 रुपया बहुत कम अमाउंट, थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट बताते हैं, लाख रुपया लगा करके आपने बिजनेस कर लिया और बिजनेस करके बिजनेस चल रहा है बल्ले बल्ले एकदम फर्स्ट क्लास। अब तब तक आपका उधर से फोन आया टाटा साहब का, क्या कि बेटा आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट है, हम आपको 1 लाख रुपया देते हैं, इसे डोनेट कर देते हैं। तो बताइए आपको वो पहले वाला जो रिलेशन उसको तोड़ना पड़ेगा, तो क्या करिएगा, अरे क्या करिएगा, कूद के तोड़िएगा भाई, पहले हटाओ उसको। क्योंकि उसमें ये है ना, हम लोग शेयरिंग किए हुए हैं, वहां पे है कि उसका भी अधिकार है। यहाँ टाटा साहब देंगे तो दे देंगे ना भाई, नया तुम बिजनेस करेगा तो कर दे उसको तोड़ के। इनके साथ क्या हो जाता है,
नया उनके पैसा लेकर के नया बिजनेस स्टार्ट, स्टेबल रहना चाहते हैं। सही है ना, बात समझ में आया? मतलब वो एकदम देने वाले हैं, लेकिन फिर भी बाबू दिए हैं, याद ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको लालच देता है और ब्रोमीन खट दे क्या करता है, बीच से इसको तोड़ देता है। ठीक है, समझिएगा बाबू। अगर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को हम यहाँ बना रहे तो क्या हो जाएगा जी, जो CH3 है, CH2 है, ये तोड़ देगा और Br भी अपना तोड़ लेगा, तो कौन आ जाएगा जी, Na रेडिकल आ जाएगा। आई बात समझ में ना? तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा बबुआ, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, तो ये आपस में जुड़ करके सिंपल ये बना लेंगे क्या, NaBr। कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, NaBr बन गया। अब कहने का मतलब ये बाबू कि ये बेचारा तो फिर अधूरा रह गया है कि नहीं है, ये बेचारा तो अधूरा रह गया, नहीं रह गया, तो इसको मिला धोखा। किससे धोखा मिला, ब्रोमीन से। तो क्या कभी ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहेगा ना, कहेगा अब दूसरा बेकार लोग से दोस्ती नहीं करेंगे, अब जब करेंगे तो अपनों से दोस्ती करेंगे, है कि नहीं है? डायलॉग नहीं मारता है ना कि जब गैरों ने धोखा दिया तो भाई अपना ही साथ देंगे, और इसके बाद सिर्फ अपनों के साथ रहना है, गैरों के साथ नहीं जाना है, कहे ना वो कितना बड़ा ऑफर दे। ठीक है ना? तो अब ये जो ब्रोमीन हो, ये जो बेचारा है, ये सोचता है ना भाई हमको तो दोस्ती करना है किसके साथ, किसी ऐसे के साथ दोस्ती करना है जो अपना। ठीक है ना? अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये घटना ये एक के साथ नहीं करता है, सोडियम एक थोड़ी ना है, एक मोल भी है, तो इसमें अमाउंट समझ सकते हैं 6.0220, इतना बहुत सारा अमाउंट होता है, मतलब एक बूंद लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा रहता है, ये भी बहुत ज्यादा है, भी बहुत ज्यादा है। तो इस रिएक्शन में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही हो रहा है, यही होगा, ऐसा बहुत ज्यादा रिएक्शन होगा। तो हो सकता है होगा ही एक और सोडियम दूसरे CH3Br को तोड़ देगा, और वो भी तोड़ के सेम टू सेम इसका यही हासिल करेगा, कैसा, बेचारा को अकेले कर देगा। ये गाना गाते फिर रहा है, क्या गाना गा रहा है कि हमको गैरों ने लूटा, नहीं अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ये बेचारा ये डायलॉग मारते फिर रहा है कि नहीं? तब तक इसको कोई अपना करीबी, अपना एकदम अपने समान मिल रहा है, उसका भी दिल टूटा हुआ है, तो क्या कर रहा है, चल भाई हम लोग को दूसरे ने दिल तोड़ा, हम लोग अपने में दिल जोड़ के दिल बना लेते हैं। तो फिर ये आपस में क्या कर लेता है, देखो दिल जोड़ के अपना दिल बना लिया, और दिल जोड़ के बना लिया जब आपस में, तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, देखो CH3 CH2 और CH3, और ये कितने, ये जो बेईमान आदमी है वो कितना निकल गया, 2NaBr उधर खट निकल गया। तो बैलेंस कर लो, ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी आप कर लो, ये दो दे दो, ये दो दे दो, ये दे दो, इस तरह से आपका बन गया। तो आंसर आपका क्या आ गया बउआ, ब्यूटेन। तो ये रिएक्शन ये नहीं, अभी आप कहेंगे सर कि तो सोडियम पे आप सटा दी, भैया मेरे मैग्नीशियम रहता ना तब वो कोई दिक्कत नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्योंकि मैग्नीशियम दो उसके पास होता है ना, तो इसको दो ले लेना, इसको एक ही ले लेना, एक को तोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन में जाकर उस तरह का देके चढ़ा देगा, अरे टूट उधर से आओ तो अगर दिक्कत नहीं देता नहीं। तो ये Br जो है इसके साथ अगर मैग्नीशियम रहता तो एक Br निकल जाता, और फिर दूसरा Br भी छोड़ के निकल जाता, बेचारा फिर वही अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ये वाला सिचुएशन, फिर लास्ट में आपका एक ये प्रोडक्ट बन जाता। तो आंसर क्या चला जाएगा बाबू, ब्यूटेन चला जाएगा। तो ये जितने मेटल रिएक्शन होंगे आप अप्रोचिंग यही रखिएगा, जहां भी देखिएगा ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि बाबू बहुत बड़ा ये है नहीं ना, तो हम आपको ये सब चीजें जितने ही मेटल का रिएक्शन हम समझा देते हैं आपको कभी बोल नहीं आता, तो कोई नहीं। चलिए ऐसा होता है तो अपन, अगर आप लोग चाहते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो एक अलग से ही जितने भी अब ऑर्गेनिक का तो हर एक रिएक्शन का ही मजेदार स्टोरी है, समझे, और मजेदार है बाबू ऑर्गेनिक, हमको लगता है कि सबसे मजेदार सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें बहुत मतलब डायरेक्शनली होती है कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो रटने वाला है, जैसे ये सब चीजें, कुछ रिएक्शन मिलेगा बाबू जो परेशान करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पढ़ाई है बाबू तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, लेकिन ये सब रिएक्शन उतना आसान होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इस रिएक्शन को ऊर्ज रिएक्शन करते हैं बाबू, और ये जो रिएक्शन होता है ऊर्ज रिएक्शन, ये किसी भी हेलोएल्केन के नंबर को इंक्रीज करने में हम लोग ये यूज में लेते हैं, और इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है कहाँ पे, तो कन्वर्जन में। ऑर्गेनिक के कन्वर्जन में आपके बिहार बोर्ड में 100% कन्वर्जन से क्वेश्चन आता है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या करने के लिए, सिंपल सा दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन था, खट दे क्या हो गया, 4 कार्बन हो गया, तो इसका उपयोग वहां भी हम लोग करते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग रहा 38 नंबर क्वेश्चन बाबू दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्काइल हैलाइड, निम्नलिखित में से कौन सा एलिल
हैलाइड सॉरी एलील हैलाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलील हैलाइड, निम्न में से कौन एलील हैलाइड है। एलील हैलाइड क्या होता है बाबू, ये दो चीज होते हैं, एक होता है विनाइल हैलाइड, ठीक है, विनाइल हैलाइड और एक होता है एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड हम दोनों को बता देते हैं, अगर किसी पूछे हम बता देंगे, ठीक है ना। विनाइल हैलाइड क्या होता है कि ये डायरेक्ट जो हैलोजन ग्रुप है ये डायरेक्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो sp2। और कैसे निकालते हैं बाबू, तो अगर कोई भी कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड आ जाए तो sp2, अगर दो पाई बॉन्ड आ जाए तो sp, और एक भी पाई बॉन्ड ना हो, 0 पाई बॉन्ड हो तो हो जाता है sp3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बाबू कि जो हैलोजन ग्रुप हो वो डायरेक्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कार्बन sp2 हो, तो उसको हम विनाइल हैलाइड कहते हैं। अब एलाइल हैलाइड क्या होता है, तो ये जो हो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, जो दूसरे मतलब जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए हैलाइड हो गया, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, इसका अगर आप समीकरण बताएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू समीकरण इसका समीकरण हो जाएगा sp3। हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा इसका sp3, बिकॉज दे हैव नो एनी पाई बॉन्ड, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये होता है कि जिस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन दूसरे कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडेशन कितना हो sp2 हो, तो ऐसे केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं एलाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन जरा चेक करते हैं बाबू, तो ये तो विनाइल हैलाइड है, ये तो होगा नहीं, ये तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में आते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH और CH3, यहाँ पे देखिए ये कार्बन आपका sp3 है, ठीक है, रूल को फॉलो कर रहा है, या ये कहें कि एलाइल हैलाइड की जो कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहा है कि sp3 है, ठीक है। ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका क्या है sp2 हाइब्रिडेशन है, तो इतना काम कर रहा है बाबू, बस मेरे लिए बहुत है, ठीक है ना। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा सी। यहाँ पे देखेंगे तो खैर ये फॉर्मूला ही गलत दिया है, CH2 पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाता है, तो मतलब भयंकर गलत है। खैर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 38 नंबर हो जाएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। ये रहा अपना बाबू 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन C2H5OH HX ZnCl2 C2H5X प्लस H2O फॉर्म होता है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड एज। अभिक्रिया C2H5OH HX ZnCl2 के प्रेजेंस में हो रहा है, ये H2H5 और X का C2H5X प्लस H2O का फॉर्मेशन मतलब निर्माण हो रहा है, के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता, हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी का घटता क्रम है। बात समझिए, यहाँ हैलोजन अम्ल दे रहा है, मतलब हैलोजन अम्ल कौन सा है, तो यही आपका हैलोजन दिखाई दे रहा है, और अम्ल है HX है, HX मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है HiHCl HBr, यही हैलोजन है। अब ये पहले रिएक्शन को समझिए बाबू, ठीक है ना, फिर रिएक्टिविटी अपने आप समझ में आ जाएगी। रिएक्शन जो दिया हुआ है C2H5OH और यहाँ पे है HX और यहाँ पे आपका ZnCl2 दिया। देखिए होगा क्या, सिंपल सी बात है भैया, ये अल्कोहल होता है बाबू, ये दोनों नेचर इसके अंदर होते हैं, या एसिड भी है और बेस भी होता है। ये अजीब बात है, एकदम अजब नहीं है, 100% अल्कोहल दोनों ही नेचर का होता है, एसिड भी होता है और बेस भी होता है। कैसे बहुआ, तो OH अगर ये अल्कोहल में से OH रिलीज होता है किसी रिएक्शन में तब ये काम करता है बेस जैसा, अगर यहाँ से H रिलीज होता है तो काम करता है एसिड जैसा। आप कहेंगे दोनों में से रिलीज क्या करेगा, ये रिलीज दोनों ही करता है, OH भी करता है और H भी करता है। अब मान लीजिए बाबू
कि हम आपके बारे में कहते हैं कि आप का वजन जो है वो एक कह देते हैं कि आपको मोटा या पतला, तो मोटा पतला कहने का मतलब एक रिफरेंस होना चाहिए। एक क्लास के अंदर बैठा हुआ बच्चा बाबू, अगर कोई मान लो कि किसी का अगर जो बॉडी है वो मोटा होगा, लेकिन एक बहुत मोटे इंसान के कंपेयर में तो पतला हो जाएगा वो, बात समझिए। तो फिर तो उसको मोटा नहीं कहेंगे हम ना, फिर उसको मोटा कहेंगे, तो फिर इस इंसान को उसके कंपेयर में क्या कहेंगे, पतला कहेंगे। मतलब जब भी हम ये बात करते हैं तो किसी के रिफरेंस में बात करते हैं, नहीं जी। अगर मान लो कि पतला ही कहते हैं, तो अगर किसी को पतला कह देते हैं तो जो एकदम पतला होता है, जैसे बहुत सारी जो हीरोइन होती हैं वो बहुत पतला होती है, तो वो पतला, तो फिर वो जो इंसान पतला जिसके बारे में कह रहे हैं तो उसके कंपेयर में मोटा हो गया। मतलब ये मोटा पतला, ये मोटा पतला कहना, ये कैसे कहीं ना कहीं किसी रिफरेंस के में कह सकते हैं हम लोग। सिंगल किसी का आइडेंटिफिकेशन मोटा या पतला से हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही है। तो यहां भी वही बात है बाबू, यहां भी अगर कहीं भी किसी भी कहीं भी अगर आपको लफड़ा ये फंस जाए कि हम विदाउट रिफरेंस मतलब रिफरेंस लिए नहीं समझ सकते हैं चीजों को, तब भी उसके लिए क्या काम होता है, तो रिफरेंसर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब वो तीसरे पर्सन की आवश्यकता होती है कि जो ये डिफाइन करे कि ये मोटा है या पतला है। मतलब एक बॉडी की आवश्यकता पड़ती है कि ये बॉडी हो गया, इस बॉडी से अगर कोई पतला हुआ तो उसको पतला कहेंगे, इस बॉडी से मोटा हुआ तो वो मोटा कहलाएगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस बॉडी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, एज इट इज। यहाँ बाबू एसिड बेस दोनों ही, अल्कोहल एसिड बेस दोनों है। अब इसमें हमको क्या पता करना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अगले की तरफ में, ठीक है बाबू, जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इससे पूछेंगे तो खट दे जवाब देगा, भैया हम तो एसिड है कि नहीं जी। अब जब एसिड है तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। मतलब एसिडिक कैरेक्टर इस रिएक्शन के लिए इसका नहीं रिप्रेजेंट होगा, कौन होगा, बेस कैरेक्टर। अब बेस होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और ये एसिड होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस और X माइनस। अब यहाँ समझने वाली बात है, खैर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, चूंकि ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन बहुत आसान होता है, प्लस माइनस को क्या करा दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए। तो OH और H मिलके क्या बना लेगा, यहाँ पे आपको H2O बना लेगा, और ये माइनस और ये प्लस मिलके बना लेंगे C2H5। ये बाबू एसिड बेस अगर आप आइडेंटिफाई किसी भी रिएक्शन के एसिड बेस को अगर पहचान जा रहे हैं अल्कोहल के केस में, तो इसको देख लीजिए और फिर सामने वालों को देखिए कि तुम भैया क्या है, और उससे पूछो। जैसे मान लो अगर यही बात कर लेते बाबू, इस रिएक्शन में C2H5OH होता और यहाँ पे क्या होता है, Na होता है कि नहीं है। तो Na होता तब फिर थोड़ा लफड़ा हो जाता, क्योंकि अभी ये एसिड नहीं होता, ये क्या होता है, बेस नेचर का होता है। तो उस स्टेज में कैसे काम करेगा एसिड, तब एसिड काम करेगा तो क्या निकलेगा यहाँ से, H। तो इसका प्रोडक्ट बन जाता है CS, इसका हो जाता है क्या, C2H5 और O Na बन जाता है। खैर हमारी ये अभी इस क्वेश्चन से बाहर चीजें, मतलब एक बात बता दी, ठीक है, कि एसिड बेस का कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे। अब बहुआ यहाँ ध्यान देखिए, ये बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर ध्यान देखेंगे तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो हैलोजन अम्ल है, हैलोजन एसिड है, इसकी रिएक्टिविटी का क्रम सब में से कौन सा से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी रिएक्टिविटी बताइए बाबू, जरा ध्यान देंगे। हमने बोला कि ये प्लस माइनस टूट गया तो इसको भी प्लस माइनस टूटना होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये HX है और HX इसमें कौन कौन दिया है, HI दिया है, उसके बाद कौन दिया है, HBr दिया है, और कौन दिया है, HCl। अब इसमें से चेक करेंगे, कहने का मतलब जो जल्दी टूट जाएगा बाबू वही ना फटाफट रिएक्शन करेगा, बात समझिए। तो फटाफट रिएक्शन करेगा वो, बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब तेज हो जाएगा रिएक्शन वो, बात समझ में आया ना। तो ये अगर टूटेगा जल्दी तो रिएक्शन तेज होगा, टूटेगा लेट तो रिएक्शन लेट होगा, ठीक है। इसके अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो इसके टूटने पे इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। जो जल्दी टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो कम टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो जरा देखेंगे यहाँ पे HI, आप जानते हैं बाबू कि पीटी में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ समझ में आ रहा है, ये तो ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, बात ध्यान रखेंगे। तो साइज अगर बढ़ेगा बाबू, मान लीजिए हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, देखते चलेंगे, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। बताइए किसको तोड़ना आसान रहेगा भैया, ये लंबा हो रहा है ना,
ये क्या हो जाएगा, ये आसानी से टूट जाएगा, ये मुश्किल से टूटेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, HI। तो सबसे ज्यादा HI देख लेते हैं, HI सही है, HCl गलत है, यहीं पे गलत है। यहाँ HI सही है, ठीक है, उसके बाद कौन होगा, HBr एकदम सही है, उसके बाद कौन होगा, HCl। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, डी, और बाकी आंसर तो गलत ही होगा, HCl यहीं पे गलत है। यहाँ HBr सबसे बड़ा कर दिया, नहीं गलत है, तो आपका बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो बाबू आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे आज के वीडियो में बहुत ही मजेदार आपका ऑर्गेनिक का रिएक्शन भी आए। और आपको बता दें बाबू, आपके बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस रहते हैं ऑर्गेनिक से ही रहते हैं। ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़िएगा लोग, NCERT से अच्छे से पढ़ेंगे लोग। और बाबू एक बात याद रखिएगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय कोशिश करिए कि चीजों को लिख के पढ़ें। समय लगता है, मानते हैं, अभी आपका एग्जाम का समय है तो आप सोचते होंगे कि हम लिखेंगे समय ज्यादा लगेगा, लेकिन लिखने से फायदा आपको ये होता है बाबू कि लिखते समय आपकी जितनी भी इंद्रियां होती हैं, जब कभी कभी देखिएगा आप लिखते लिखते मतलब आप लिख के अगर पढ़े हुए हैं, अच्छा एक स्पेलिंग की बात करते हैं, जैसे अगर हम ही लिखते हैं तो कोई स्पेलिंग लिखते लिखते भूल जाते हैं, सॉरी अगर कोई पूछेगा हमसे कि इसका स्पेलिंग बताइए तो शायद हम बताने में दिक्कत हो जाएगा हमको, लेकिन वही स्पेलिंग अगर बोर्ड पे लिख देते हैं तो पूरा लिख भी देते हैं और फिर उसको हम बता देते हैं। या अगर हमसे कोई पूछता भी है तो हम कोशिश करते हैं उस स्पेलिंग को क्या करें, दिमाग में सामने लेके और फिर एक एक ढूंढते हैं, उसमें से लिखते हैं। अब वही चीज अगर जो हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ खट दे लिख करके और किसी को भी बता देते हैं। बात समझिए यहाँ पे। यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब हमको कोई बोला तो स्पेलिंग लिख दिए, और लिखने के बाद हम किसी को, जैसे मान लीजिए कि स्पेलिंग हमको आया बुक, फटाफट हम लोग बुक लिख दिए और बुक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि अगर आप 2 सेकंड के लिए भूल भी जाते हैं, अपने दिमाग से नहीं लिखते, बुक कोई कहता है तो मेरा हाथ ही लिख देता बुक, ये ध्यान रखिए। मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं बाबू, तो आपकी आंख, आपका पूरा ब्रेन की एक्टिविटी, आपका हैंड जो हाथ होता है, वो हर एक मतलब हर एक चीज आपको, आपकी वो स्टडी को ऑब्जर्व करता है, सारी इंद्रियां आपकी ऑब्जर्व करती है। कभी कभी लिखते लिखते आप देखेंगे, कभी कभी लिखते लिखते क्या होता है कि हम मतलब चीजें भूल जाते हैं, ठीक है ना, और हाथ ऑटोमेटिक लिख देता है कि हाँ ये होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए लिख के याद करना बहुत ही बेनिफिट होता है बाबू किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और एक और बात बता दिए, अपना जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन अपना फोटो, पिक्चर के फॉर्म में चीजों को याद करता है, पिक्चर के फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं, अगर आप कोई भी चीज पढ़े हुए, जैसे मान लीजिए कि हम यही चीज आपको बता रहे थे, ठीक है, अगर आप पढ़े हुए थे, चाहे छोड़िए ये चीजें हम छोड़ करके आपको कुछ और चीज बताते, जैसे मान लीजिए हम आप अगर दिल्ली घूमे हुए हैं, हम आपको दिल्ली का नाम रखेंगे, तो दिल्ली का नाम जैसे रखेंगे तो दिल्ली का कुछ नहीं लिख के आएगा, DEL कुछ लिख के नहीं आएगा। दिल्ली में जैसे घूमेंगे तो दिल्ली में जो स्थान आप गए होंगे वो स्थान का खट दे आपके दिमाग में फोटो चला आता है। मतलब दिल्ली जो याद किए हैं, दिल्ली DEO याद नहीं किए हैं आप, दिल्ली को एक पिक्चर के फॉर्म में याद किए हैं। आप 10th में पढ़े, जैसे मान लीजिए आप ओम्स का लॉ पढ़े, ठीक है, हम जैसे ओम्स का लॉ बोले तो आपको वो कॉपी पे आप चल जाते हैं, जिस कॉपी में, जिस पेज में, अगर कॉपी के इस पेज में था तो आप उस पेज में चले गए होंगे, और उस पेज के किस पोर्शन में है, नीचे है कि ऊपर है, वहां तक आप पहुंच गए होंगे। तो ब्रेन का ये खेल है बाबू, इसको अच्छे से समझिए कि हम लोग जितने भी चीजें याद करते हैं वो सारे के सारे चीजें हम लोग पिक्चर के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में याद करते हैं, ठीक है। तो फोटो के फॉर्म में याद करते हैं, इसका मतलब अगर लिख के याद करते हैं तो चीजें हमको पूरा वो दिखाई देता है, वो फोटो खिंचाता है उसका, और फोटो खिंचाएगा तो एग्जाम में बहुत ही आसानी से हम इस चीजों को लिख के चले आएंगे। तो मेरा यही आपसे राय रहेगा बाबू कि चीजों को लिख के याद करें। लिख के याद करने से आप जितना, मतलब अभी तो आप पढ़ रहे होंगे तो 10 तरह की दिमाग में बातें आएंगी कि यार पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, वो करे, वो करे। हम तो आपको बस यही सजेस्ट करेंगे बाबू कि अब जितना पढ़ना लिखना था आप पढ़ लिए, अभी ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन वहां फंसता है तो जा करके अपने नोट्स में देखिए, नोट्स को देखिए, रिवीजन करिए। ये नहीं कि बस लगातार हम पढ़ रहे हैं, वो सब तरीका बंद कर दीजिए। आपके पास बहुत कम समय है, और इस कम समय में अगर बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करिए। बिहार बोर्ड क्या है, हम ही जो क्वेश्चन कराएं, इस वीडियो को देखिए और फिर आप क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश, देखिए कितना क्वेश्चन मैच करता है। इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व होगा बाबू तो अंदर से आपके कॉन्फिडेंस आएगा। और दिक्कत क्या है कि अभी आप नोट्स पढ़िएगा तो नोट्स पढ़ने में दिक्कत क्या होगा कि आप रट रहे हैं, अभी रट रहे होंगे। 70% बच्चे का यही रहता है, 70% तो मतलब
गड़बड़ बोल दिए, हम 99% बोल रहे हैं बाबू। 1% बच्चा ही अच्छा से पढ़ाई करता है, मतलब अपने दिमाग को समझते हुए पढ़ाई करता है। बाकी बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, यार हमको याद नहीं है, हमको ये याद नहीं है। उसी में कुछ अजीब तरह का बच्चे इंसान होते हैं जो क्या बोलते हैं, वो शैतान टाइप का इंसान होता है, आपसे याद कहेगा हमको तो ठीक है यार, सब चल रहा है, कुछ आता नहीं है, बस फेंकेगा लंबा। अब तुम उसी चक्कर में फंस के, यार हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हम तो कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं, अब तक छोड़ो यार, जो पढ़े वो बहुत है, सफिशियंट आपके एग्जाम के लिए। बस अब आप क्वेश्चन बनाइए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनाइए, हर एक चैप्टर सिर्फ क्वेश्चन। अभी आपको क्वेश्चन बनाते रहिए। अब कहिएगा सर क्वेश्चन बनाए, कुछ आवे तब तो बनाए। अरे भैया बनाओ तो, ये वीडियो देखो, जितना देखे हो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेगा ना, अब बनाओ। 100% बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई चांस ही नहीं बाबू। 100% आपसे क्वेश्चन, मतलब 100% का मतलब ये नहीं 100% क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा मतलब ये है कि ये जो आप पढ़े हुए हैं अच्छे से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 100% बन जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आप साल भर के पढ़े हुए चीजों को अब आउटपुट देने जा रहे हैं, ये सभी इनपुट ले रहे थे चीजें, अब वो सारी चीजें आपको 1 घंटा के अंदर सब उड़ेलनी होती है। तो अगर डिप्रेस होगो, मतलब प्रेशर दिमाग में रखोगे तो क्या कुछ दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। प्रेशर कैसे आएगा बाबू? अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो प्रेशर, ये नहीं हो पा रहा याद, ये नहीं याद हो रहा, वो नहीं याद हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव रटना शुरू कर दे, बताओ इसको ऑब्जेक्टिव रटेगा, अगर ऑप्शन ही चेंज कर दिया तो अच्छा बी रहे, बी टिक आ रहेगा, तो बताइए हो पाएगा उससे? तो इसीलिए वो सब चीजें, तरीका बदलिए, क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे हर हमेशा हो रहा है। पहले पूछा जाता था जैसा, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। तो आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बाबू लिख के पढ़िए, लिख के याद करिए, बहुत फायदे में रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अभी सॉल्व करिए। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स को 2 घंटा देते हैं, तो सबसे ज्यादा समय आप दीजिए क्वेश्चन, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन करिए, बहुत आपको मजा आएगा और कंफर्टेबल, और आप एग्जाम में देखिएगा इसका कितना इम्पैक्ट बेहतर पड़ता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए इतना समय तक बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कल 14 नंबर क्वेश्चन से बाबू स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि हम बाबू पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, हमको ये नहीं है कि अब ऑब्जेक्टिव टिक करा के एक वीडियो में भी, एक 1 शूट में भी पूरा हम खत्म करा सकते थे। मे भी हम ऐसा भी लास्ट में देखेंगे तो एक मतलब ये सब कराएंगे 100% पूरे सॉल्व करा के, और हर एक मॉडल सेट का एक जो है वो एक 1 शूट वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। लेकिन वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा बाबू, ज्यादा यही बेनिफिट है, सबसे ज्यादा आपको इसी से फायदा मिलने वाला है। इस समय में इससे बेहतर तैयारी और कुछ नहीं होती है। आप अपने से सोच के, समझ के, दिमाग लगा के समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 100% सेम तो आता नहीं है, चेंज करता है, पैटर्न चेंज करेगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, ऑप्शन चेंज कर देगा, तो फिर सॉल्व नहीं कर पाइएगा, समझिएगा तो कुछ चेंज करके डट से मार के आइएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे बाबू तो थोड़ा आप लोग अपने दोस्त को ये शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता हो कुछ बातें तो आप कमेंट करके हमको एक एनर्जी स्वरूप अपना कमेंट कर सकते हैं कि सर आपका ये चीज़ अच्छा लगता है या ये स्टाइल अच्छा लगता है, उस पर और हम काम करेंगे। ठीक है बाबू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।